गुड मॉर्निंग बच्चों। नहीं शांतनु, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ना। रेट ऑफ अप्रोच वो करेंगे आज। 2 मिनट में स्टार्ट करता हूँ ना। ठीक है बच्चों, फिर अब स्टार्ट किया जाए। लास्ट टाइम वाले पहले होमवर्क में बताओ, कुछ डाउट है? रेन वाले जो प्रॉब्लम थे। टेक्स्ट 8 का थर्ड। 1 मिनट बच्चों ने, 1 मिनट।
इलुस्ट्रेशन 49। अच्छा, तो पहले इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। वैष्णवी म्यूट रखो भाई। इलुस्ट्रेशन 49 देख लो। देखो 49 में क्या बोला गया है। देखो इसमें बोला जा रहा है कि रेन pouring at 37 degree with vertical has a speed 10 meter per second. A person runs against the rain. Against the rain इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हमने माना कि रेन ऐसे आ रही है, आप जो बुक में डायग्राम है वो छोड़ो ना, बुक में कैसे सॉल्व किया वो छोड़ो, रेन की ड्रॉप अगर ऐसे आ रहे हैं वर्टिकल से 37 डिग्री एंगल पर, और रेन की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, तो पर्सन उसके अगेंस्ट रन हो रहा है। अगेंस्ट रन होने का मतलब क्या हुआ कि रेन अगर इस डायरेक्शन में आ रही है ना, रेन अगर इस डायरेक्शन में आ रही है तो पर्सन इधर को रन करेगा ना, तो उसके अगेंस्ट हुआ ना। अगर इधर को जा रहा है तो मतलब रेन के डायरेक्शन में ही जा रहा है। समझो बच्चों, रेन के दो कंपोनेंट होंगे ना, एक इधर को और एक नीचे को, तो नीचे वाले के अगेंस्ट तो रन हो नहीं सकता, इस वाले के अगेंस्ट रन हो रहा है। ये इधर को है तो पर्सन इधर को जा रहा है। ये बात समझ आई बच्चों, किधर को दौड़ रहा है, पर्सन इधर को दौड़ रहा है, नहीं, राइट टू लेफ्ट। पर्सन हमारा ऐसे भाग रहा है इस डायरेक्शन में। यहां तक बच्चों क्लियर है बात। तो और पर्सन जो इधर को भाग रहा है उसकी स्पीड दी हुई है 8 मीटर पर सेकेंड। तो हमें क्या बताना है, वर्टिकल के साथ पर्सन को ये रेन कितने एंगल पे आती दिखेगी ना। पर्सन के लिए, पर्सन के लिए ये जो रेन दिख रही होगी वो कितने एंगल पे आती हुई दिखेगी, ये हमें बताना है। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, पहले ये रेन की वेलोसिटी को रिजॉल्व कर लेंगे। इधर को वी आर है तो वी आर का नीचे को कंपोनेंट ले लेंगे और इधर को कंपोनेंट ले लेंगे। इधर को कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वी आर cos 37, मतलब कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5, तो ये 8 आ जाएगा। इधर को लोगे तो वी आर इंटू साइन 37, तो ये 10 इंटू 3/5, तो ये 6 आ जाएगा। अब पर्सन इधर को 8 से जा रहा है, तो जब ये पर्सन देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मैं तो भाई रेस्ट पे हूं ना, मैं रेस्ट पे हूं और रेन केवल चल रही है। तो रेन में क्या क्या कंपोनेंट देखेगा, रेन में उसको क्या दिखेगा, एक तो इधर को 6 जो उसके रियल वाले हैं वो तो दिखेंगे ही दिखेंगे, और क्या दिखेंगे, जो पर्सन का होगा वो हमेशा कैसे दिखता है, उसी डायरेक्शन में रेन में दिखेगा या अपोजिट में दिखेगा। पर्सन वाला कंपोनेंट जब कोई ऑब्जर्वर बनता है तो वो क्या करता है,
सब्ट्रैक्ट करता है ना, सब्ट्रैक्ट करना मतलब कोई भी वेक्टर को रिवर्स करके ऐड कर देना। तो अगर ये वाला वेक्टर हमारा इधर को 8 है ना, इधर को अगर 8 है तो ना इस डायरेक्शन में अगर 8 है तो ये रिवर्स होकर के इधर को 8 इसमें दिख रहा होगा ना, तो 8 इसमें ऐड कर देंगे। तो इसमें 8 और ऐड हो गया, तो टोटल अब कितना दिख रहा है रेन का इधर को कंपोनेंट 14 और नीचे को 8। तो नेट आदमी को रेन किधर जाती दिखेगी, ऐसे आती दिखेगी। तो ये वर्टिकल से कितने एंगल पे, इसी को बीटा बोला गया है। तो ये बीटा की वैल्यू बतानी है, तो बीटा कितना बोलोगे, tan बीटा इक्वल टू इसके सामने वाली साइड। सामने वाली साइड कौन सी है, ये ना, समझो बच्चों, ये सामने वाली साइड ये है ना, और ये वाली साइड 14 है। सॉरी, ये सामने मतलब ये 14 है और ये वाली 8 है। तो tan बीटा आ जाएगा 14/8, मतलब 7/4 है। तो इससे हम बीटा की वैल्यू बता देंगे। समझ आया बच्चों सभी को कैसे किया मैंने। इलुस्ट्रेशन 47 दिया था करण, करण अभी इलुस्ट्रेशन 47 नहीं दिया था ना, वो आज पढ़ाने वाला हूँ ना। रेट ऑफ अप्रोच बोला ना, अभी एक टॉपिक बचा है, उसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताओ, इंटेक्स 8 का क्वेश्चन नंबर 3। 8 का 3 में देखो क्या क्या है। देखो इसमें क्या बोला गया है, अ ग्लास विंड स्क्रीन whose inclination with the vertical can be changed is mounted on a car। देखो ये बोला गया कि कोई कार है, तो ये इसका विंड स्क्रीन है ना, समझो बच्चों, ये इसका विंड स्क्रीन है। तो ये बोला गया है कि इसका इंक्लिनेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं ना, इसका इंक्लिनेशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। और कार जो है वो हॉरिजॉन्टल में जा रही है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड। एट what angle alpha with the vertical should the wind screen be placed so that the rain drops falling vertically downward with speed 6 meter per second strikes the wind screen perpendicularly। अब देखो ये बोला जा रहा है कि रेन ड्रॉप वर्टिकल में आ रही है, रेन ड्रॉप वर्टिकल गिर रही है 6 मीटर पर सेकेंड से। तो कार पे जब वो आके गिरे तो परपेंडिकुलर गिरे, तो उसके लिए ये वर्टिकल से हम कितने एंगल पे रखें इसको, समझो। कार के रिस्पेक्ट में रेन कैसे आनी चाहिए, विंड स्क्रीन पे ऐसे 90 डिग्री पर। क्वेश्चन पहले ये पूछा गया है, तो उसके लिए हमें यहाँ का एंगल बताना है कि इसको हम वर्टिकल से कितने एंगल पे एडजस्ट करें कि ऐसा हो पाएगा। समझो बच्चों, तो हम लोग देखो यहाँ क्या कर लेंगे, कार को ऑब्जर्वर बना करके रेन को देखेंगे कि वो किधर से आ रहा है, और वो उसको विंड वाले इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे। तो अब देखो पूरे पार्ट का नहीं, बस मैं इतने पार्ट का बना रहा हूँ ना, इतने पार्ट का डायग्राम बना रहा हूँ कार की। तो कार का ये वाला पार्ट मान लो
इस पे बैठ के आप देख रहे हो, कार पे बैठ के देख रहे हो बाहर से, इस वाले पार्ट पे रेन आ रही है। तो कैसे आ रही होगी? अगर कार इधर को जा रही है, कार आपकी अगर इधर को जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड से, तो रेन में क्या क्या वेलोसिटी दिखेंगी? एक तो नीचे को रेन आ रही है 6 मीटर पर सेकेंड से, वो प्लस जब कार देख रहा है, कार पे ऐसे परपेंडिकुलर आनी चाहिए ना। जब कार देख रहा है तो कार की ये वाली वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकेंड, वो भी क्या हो जाएगी? ये वाली वेलोसिटी जब कार देखेगा तो कैसे ऐड हो जाएगी? कार की वेलोसिटी अगर इधर है तो वो रिवर्स होके ऐसे ऐड हो जाएगी ना। समझो बच्चों, कार के रिस्पेक्ट में ये ऐसे जाता दिखेगा ना। कार अगर खुद को रेस्ट में मान रहा है ना, कार की अभी ये वाली वेलोसिटी, ये अभी मैं हटा देता हूँ ना, मैं मान रहा हूँ कार अभी रेस्ट पे और वो देख रहा है, तो उससे क्या दिख रहा है? रेन की एक वेलोसिटी इधर को दिख रही है और एक वेलोसिटी इधर को दिख रही है। समझो बच्चों, एक इधर को और एक नीचे को। तो इन दोनों का नेट कितने पे दिखना चाहिए? इन दोनों का नेट कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसे रेन आ रही होगी ना इस डायरेक्शन में, रेन हमारी इस डायरेक्शन में आ रही होगी। तो ये वर्टिकल से कितने एंगल पर होगी? अभी ये रेन ऑफ अगर देखो तो वर्टिकल से कितने एंगल पे आ रही है? ये मान लो कुछ वर्टिकल से थीटा एंगल पे आ रही है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है? सामने वाली साइड 2 अपॉन में एडजेसेंट वाली साइड 6, तो इससे हमें थीटा इक्वल टू आ गया tan−1/3। अब हमें रेन ड्रॉप का डायरेक्शन पता चल गया। अगर ये रेन ड्रॉप विंड स्क्रीन पे परपेंडिकुलर आके गिर रही है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? विंड स्क्रीन का डायरेक्शन कैसे होना चाहिए? इसके परपेंडिकुलर। अगर रेन ड्रॉप ऐसे आ रही है तो ये जो होना चाहिए इस लाइन के पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे विंड स्क्रीन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होने चाहिए ना। मैंने इसके 90 डिग्री पर ये लाइन ड्रॉ की है। समझ पा रहे हो बच्चों? यहां तक समझ आया सभी को? विंड स्क्रीन जो होनी चाहिए वो इस लाइन के पैरेलल होनी चाहिए ना यहाँ पर। विंड स्क्रीन कुछ कार की ऐसे होनी चाहिए। तो अब रेन ड्रॉप ऐसे परपेंडिकुलर आके गिर रही होगी, तो आपको इसका वर्टिकल के साथ एंगल बताना है। वर्टिकल के साथ आपको इसका एंगल बताना है। ये विंड स्क्रीन का वर्टिकल के साथ एंगल मतलब ये वाला एंगल बताना है। ये मान लो फाइ। तो ये फाइ कैसे कैसे निकालोगे? ये अगर एंगल हमारा थीटा है, ये एंगल दिख रहा है बच्चों, ये हमारा थीटा है, तो ये ऑल्टरनेट एंगल भी थीटा आएगा ना। ये थीटा होगा। और ये पूरा एंगल कितना है? ये लाइन और ये लाइन के बीच का पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री। और ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? ये वाला कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा ना। ये वाला एंगल मैं पूछ रहा हूँ, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो पहले आप ये वाला एंगल लिख लो। ये वाला हमारा ऑल्टरनेट एंगल थीटा होगा और ये 90 डिग्री पर है। पूरा एंगल 90 है, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हमें इतना एंगल ही बताना था ना। समझ आ पा रहा है बच्चों? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फाइ इक्वल टू आ जाएगा 90 माइनस tan−1/3। अब देखो यहां पर
90 माइनस टेन इनवर्स 3 अगर है तो इसको आप थीटा बोलोगे ना, तो हम देखो यहाँ पर हमें इनवर्स में केवल बताना है 90 माइनस थीटा ना। दोनों साइड में अगर हम tan ले लें तो ये कितना हो जाएगा, tan फाइव इक्वल टू हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा ना, ये एंगल मतलब थीटा ना। दोनों साइड tan लोगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉट थीटा। tan थीटा 1/3 है तो कॉट थीटा कितना हुआ 3। तो इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि फाइव इक्वल टू tan इनवर्स 3। उसमें 90 माइनस करके नहीं दिया है तो मैंने ऐसे चेंज कर दिया, जैसे दिया वैसे बता दिया। ये बात समझ आई सभी को। बच्चों अभी आवाज एकदम सही आ रही है ना, वो आज टैब चेंज हुआ है ना, वो आ गया मेरा जो खराब हुआ था। ये पहली बार यूज कर रहा हूँ, इसका आवाज का आइडिया नहीं है मुझे अभी कैसा होगा। लास्ट वाले में उसमें ऑडियो में कई बार वो बूम बूम आवाज आ जाती थी, तो अगर ऐसा कुछ आए तो बोल देना ना, क्योंकि उसमें तो ऑडियो ऑन ही नहीं कर पाते थे। बस वो बूम बूम एक आवाज आ जाती थी बीच बीच में ना, रिप टू ईयर हो जाता था। तो वो नहीं होना चाहिए, अगर वो हो तो बोल देना, मैं चेंज कर दूंगा फिर। नेक्स्ट बताओ आप। इंटेक्स 8 का क्वेश्चन नंबर 8। 8 देखो आप। 8 में देखो क्या दिया है, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड has to hold his umbrella at angle 30 degree with the to the vertical to keep rain away। तो कोई बोला जा रहा है कि खड़ा है रोड पे ना, वो अभी खड़ा है, तो उसको कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है, वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे। मतलब शुरू में जब रेन आ रही होगी वो ऐसे आ रही होगी ना, तो उसको ऐसे वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पे होल्ड करना पड़ रहा है। रेन ड्रॉप आप कैसे भी दिखा सकते हो ना, ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे दिखा सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, या तो ऐसे दिखा लो या ऐसे दिखा लो। नॉर्मली हम लोग ऐसे लेते हैं तो हम वैसे ही कर देता हूँ, ताकि एक ही आदत रहे करने का ना। इसने अम्ब्रेला ऐसे होल्ड कर रखा है, रेन ड्रॉप ऐसे आ रही हैं, तो ये वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर होल्ड किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेन ड्रॉप कुछ मान लो वी आर वेलोसिटी से आ रही हैं, और वो वर्टिकल से थीटा मतलब 30 डिग्री एंगल पर है ना। ये जितना एंगल होगा वही ये भी आएगा ना, ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, समझो ये दोनों पैरेलल लाइन है। अब ये दो पैरेलल लाइन है, तो अगर इधर का एंगल आपने 30 बोला तो इधर का एंगल भी क्या आएगा 30। समझो बच्चों ने ये बात। फिर आगे बोला गया, व्हेन ही वॉक्स ऑन द रोड एट 10 किलोमीटर पर आवर ही हैज टू होल्ड द अम्ब्रेला। हाँ श्रवणी, मैंने कल फिक्स किया है ना, देखो जो भी क्लास है उसका टाइमिंग फिक्स है। उसमें केवीपीवाई वाला क्लास का टाइमिंग बस हटा दो, तो बाकी सारे क्लासेस के टाइमिंग फिक्स है। मेरी क्लास देखो जब भी होगी सबकी फिक्स है। नॉर्मली सारी क्लास 8 to 1:30 3:30 के बीच में ही रखी गई है ना,
3:30 के बाद कोई क्लास नहीं रहेगी। केवीपीवाई वाला वो तो ऑप्शनल रहता है, रेगुलर क्लासेस 8 to 3:30 के बीच में ही है। सीएन सर का तो मैंने सुबह कर दिया ना। सीएन सर का देखो सुबह ही है। अब 2 क्लास अगर सुबह होगी तो वीजीएम सर का तो 1 बजे से ही रखना पड़ेगा ना फिर। केवीपीवाई वाली क्लास मत देखो उनकी, सीएन सर की केवीपीवाई की क्लास मत देखो। रेगुलर क्लास जो केमिस्ट्री की है वो सुबह है। इस वीक से चेंज किया है मैंने ना, सबकी क्लास मैंने अब इसी टाइम के बीच में ही रखी है, कोई अब इसके आगे नहीं जाएगा। सीएन सर की केवल केवीपीवाई जो कि ऑप्शनल क्लास है वही आफ्टरनून में है, 3 से 5 में, नहीं तो रेगुलर क्लास सब सुबह ही है। ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ें। तो अब देखो ये बोला जा रहा है कि जब पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर से वॉक करता है तो उसे अम्ब्रेला को वर्टिकली होल्ड करना पड़ रहा है। तो हमें रेन की स्पीड बतानी है। जब पर्सन ऐसे, हाँ आज से है 12th का ऑफलाइन। 10 किलोमीटर पर आवर से जब चल रहा है तो रेन उसको वर्टिकली आती दिख रही है। तुम लोग का भी जल्दी करेंगे यार, पहले एक बैच का करने दो, फिर तुम लोग का भी करेंगे। तो रेन उसको वर्टिकल आती दिख रही है ना। तो अभी देखो हो क्या रहा होगा। हाँ ऐसे ही मानो ध्रुव। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, रेन का अगर आप रिजॉल्व करोगे, रेन का इधर कुछ कंपोनेंट भी आ रहा है। वैष्णवी, आज वैष्णवी मचाने में लगी हुई है। ये इस आवाज आई क्या बूम की? वो वैष्णवी ने ऑन किया था कुछ, उसकी बोल रहे हो या इससे आई बूम की आवाज? बम फट गया? अरे बाप रे। कौन सी आवाज की बात कर रहे हो? इससे टैब से आई क्या? एक तो वैष्णवी ने ऑन किया था कुछ, वहां से आई थी आवाज। ठीक है तो एक बार और देखते हैं, अगर फिर से बूम की आवाज आई तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। बूम की आवाज आई थी क्या, जैसे पहले आती थी टैब से, वो वाली आवाज थी? ठीक है एक बार और वेट करते हैं, फिर चेंज कर दूंगा। तो अब देखो ये पर्सन को ये रेन की रेन वर्टिकल आता कब दिखेगा ना, ये वाला एंगल हमारा 30 डिग्री है। रेन का इधर कंपोनेंट ले लोगे VR cos 30, और इधर आ जाएगा VR sin 30। हाँ श्रेयस जल्दी बता देंगे ना। तो ये हमारा VR cos 30 है। तो अब आपको पता है कि जब आदमी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आदमी की वेलोसिटी और रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम हो जाता है। जब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट सेम हो जाता है तभी रेन वर्टिकल आती दिखती है ना, है कि नहीं बच्चों? रेन वर्टिकल कब आती दिखेगी, जब रेन का हॉरिजॉन्टल और आदमी का ये कंपोनेंट सेम होगा। मतलब उसको हम डायग्राम में ऐसे बोलते हैं ना कि आदमी को लगेगा कि वो रेस्ट पर है, और रेन में एक ये कंपोनेंट है VR sin 30, नीचे को है VR cos 30, और आदमी का जो 10 इधर को था वो रिवर्स करके इधर ऐड कर दिया। ठीक है फिर मैं चेंज करता हूँ, 1 मिनट।
अरे यार ये हेलो, अभी देखो सही है बच्चों आवाज? तो देखो बच्चों, ये आपको याद है ना कि आदमी अपना जो 10 होगा इसमें रिवर्स करके ऐड कर देगा, तो आदमी ने क्या किया, इसमें रिवर्स करके ऐड कर दिया। अब यहाँ पे ये वर्टिकल कब दिखेगा, जब ये वाला कंपोनेंट वी आर साइन 30 जब 10 के बराबर होगा, तभी ना ये वर्टिकल आता दिखेगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों हाँ या ना, सही बात है या नहीं? बात समझो, रेन का इधर वी आर साइन 30 और आदमी का 10 है, तो जब आदमी देखेगा तो वो अपना रिवर्स करके 10 ऐड कर देगा। अब वो रेन वर्टिकल कब दिखेगी, जब ये वाला केस दोनों इक्वल होंगे ना। ये तो हम लोगों ने याद भी किया था कि आदमी का जब स्पीड और रेन का हॉरिजॉन्टल इक्वल हो जाएंगे तो रेन वर्टिकल आती दिखेगी ना, वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ना कि वी आर साइन 30। ओम तू लास्ट क्लास में नहीं आया था, कहाँ गया था, क्यों नहीं आया? बच्चों समझ आई बात? अब आगे पढ़ाऊं, अभी और डाउट है? बच्चों अभी और डाउट है क्या? हाँ वो TWT वाले तो व्हाट्सएप ही करना। एक्सरसाइज 1 का 76। एक्सरसाइज 1 का देखो अब। इसमें देखो क्या है, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री विद द वर्टिकल। हमें ये बता दिया गया कि रेन ड्रॉप जो है वो ऐसे आ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से और वर्टिकल से 30 डिग्री एंगल पर। टू अ साइक्लिस्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, रेन ड्रॉप्स अपीयर टू कमिंग विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक जो साइक्लिस्ट है उसको क्या है, रेन ड्रॉप उसको भी 10 से ही आता दिख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट कितना होगा? अब देखो यहाँ साइकिल वाला बना देते हैं कोई, ये इधर को जा रहा है कुछ मान लो 20 से, साइकिल वाले की स्पीड है कुछ 20। तो अब देखो इसके जब आप कंपोनेंट लोगे रेन के, तो कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे, इधर को कितना हो जाएगा, VR cos 30 ना, 10 × √3/2 मतलब 5√3। और इधर कितना आ जाएगा रेन ड्रॉप का कंपोनेंट, VR sin 30 मतलब 5। यहां तक बात क्लियर है सभी को? अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी जब साइकिल वाला देख रहा है तो वो क्या देखेगा कि भाई मैं तो रेस्ट पर हूँ, साइकिल वाला देखेगा तो बोलेगा मैं तो रेस्ट पर हूँ, रेन ड्रॉप केवल
चल रही है। तो रेन ड्रॉप में क्या क्या वेलोसिटी देखेगा वो एक तो देखेगा इधर को 5, नीचे को 5√3, और साथ में और क्या देखेगा, ये जो इसका वीसी था ये रिवर्स करके इसमें ऐड करके देखेगा। अब देखो यहाँ पर नेट कितना था, ये 5 और 5√3 का नेट कितना आया था 10। नेट कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 के स्क्वायर का अंडर रूट ना, ये आई कंपोनेंट है ये जे कंपोनेंट, तो ये 10 आएगा ना, समझो बच्चों। अब इसको भी रेन ड्रॉप 10 से दिखनी चाहिए, तो 10 से कब दिखेगी, इसके लिए भी जो नेट कंपोनेंट होने चाहिए, नीचे को तो ये 5√3 है, वाई वाला तो इसके लिए भी 5√3 है, तो एक्स वाला भी इसके लिए कितना होना चाहिए। अगर आदमी के लिए टोटल स्पीड 10 है, तो इसका मतलब इसके लिए भी एक्स कंपोनेंट 5 होना चाहिए, तभी 5 और 5√3 का नेट हमें 10 मिल पाएगा। अब देखो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है, तो यहाँ नेट 5 कब हो पाएगा वो एक्स में, जब वीसी की वैल्यू, नहीं वो तो साइकिल वाला तो चल रहा है, क्वेश्चन में बोल दिया गया ना ऑप्शन में, साइकिल वाले की स्पीड 0 तो है ही नहीं है ना, कौन सा था 76 था, हाँ। तो दूसरा ये हो सकता है कि साइकिल वाला अगर 10 से चले, तो 10 और 5 का नेट कितना मिलेगा, 10 और 5 का नेट कितना आ जाएगा, 10 और 5 का नेट साइकिल वाले को दिखेगा कि रेन ड्रॉप में इधर को 5 है और इधर को 5√3, तो 5 और 5√3 का नेट निकालोगे तो इधर को 10 से आता दिखेगा। समझो जो अभी इधर को था, जो अभी पीछे से आ रहा था एक्चुअल में, वो साइकिल वाले को आगे से जाता दिखेगा सेम एंगल पर। वो चमका क्या, तो वीसी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड। क्रिस तुझे कुछ समझ आया क्या चल रहा है। ठीक है बच्चों, फिर और बताओ और क्या डाउट है। ठीक है चलो फिर अब आगे पढ़ते हैं। अब लास्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। अब ऐसे रहे, अब यार नेक्स्ट टाइम बता दूंगा, अब आप थोड़ा बच्चा है वो पढ़ा लेने दे, अगर टाइम रहेगा लास्ट में तो करा दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। अब आगे चलने दे, बुक बंद होने के बाद डाउट नहीं पूछा करो। तो अब देखो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या फिर सेपरेशन। हाँ आयुष यार, केस तो कब से ही बहुत कम चल रहे हैं, बस गवर्नमेंट कर नहीं रही। गवर्नमेंट तो मतलब लगभग सब जगह तो कर ही दिया है, परमिशन नहीं है सिद्धि, नासिक में कहाँ परमिशन मिला है। या फिर हम इसको रेट ऑफ अप्रोच है, रेट ऑफ सेपरेशन भी बोलते हैं। अब एक्चुअली 12th वाले बच्चे अब नहीं शुरू करेंगे तो उनका बिना ऑफलाइन के ही खत्म हो जाएगा। तो देखो ये रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन देखो क्या होता है, पहले इसको हम लोग 1D में देखते हैं। मान लो दो पार्टिकल हैं ए
और बी। ए इधर को जा रहा है बी ए से, और बी इधर को जा रहा है बी बी से। और अगर मान लो यहाँ पर बी ए इज ग्रेटर देन बी बी है, अगर पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो उस टाइम पे इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो रही होगी बच्चों? कम हो रही होगी ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अप्रोच कर रहा है, दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम हो रही है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से को अप्रोच कर रहा है, और हम यहाँ निकालेंगे रेट ऑफ अप्रोच कितना है। तो रेट ऑफ अप्रोच आप कैसे निकालोगे? कोई भी एक को, मान लो बी को ऑब्जर्वर बनाओ, तो ए इधर को कितनी वेलोसिटी से आता दिखेगा? वी ए माइनस बी बी। अगर बी ऑब्जर्वर बनेगा तो अपनी वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट कर लेगा और सोचेगा मैं रुका हुआ हूँ, पर सेकंड ये कितना आगे आ रहा है, बी ए माइनस बी बी। यही रिलेटिव वेलोसिटी होगी ना। तो इस टाइम पे इस रिलेटिव वेलोसिटी को हम लोग नाम देंगे, ये कौन सी रिलेटिव वेलोसिटी है? ये रेट ऑफ अप्रोच है। इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से वो लोग पास आ रहे हैं, तो इसलिए इसको नाम दे देंगे रेट ऑफ अप्रोच। नहीं नहीं आयुष, अभी मैंने देखो टाइम टेबल में एक्स्ट्रा क्लास ऐड ही कर दी ना, अब रेगुलर 4 ही क्लास कर दी हर वीक में। तो अभी एक्स्ट्रा क्लास जब लगेगा मुझे रिक्वायर्ड है तो लगाऊंगा। अब वो देखता हूँ, जब फ्री रहेगा कोई दिन तब सोचूंगा, अभी तो रहने दो। थर्सडे को तुम लोग का फ्री है क्या? सुबह के टाइम में 8 से 10 में फ्री है क्या कोई दिन? सुबह 8 से 10 में। टी मतलब? टाइम टेबल, अच्छा। अभी मैं डे पूछ रहा हूँ, डे कोई दिन फ्री है सुबह 8 से 10 में? नहीं है फ्री। हाँ टी डब्ल्यू टी तो रहेगा ही। अभी बच्चों बातें नहीं करते, अभी मुझे पढ़ाने दो ना, आज ये खत्म कर लेना है ना। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बोलेंगे ये रेट ऑफ अप्रोच है। और अगर यहीं पर ऐसा होता, मान लो ए और बी ऐसे जा रहे हैं, ये इधर को बी ए से जा रहा है, ये इधर को बी बी से जा रहे हैं। तो और अगर बी ए कम है और बी बी ज्यादा होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इनके बीच की सेपरेशन क्या हो रही होती बच्चों? इनके बीच की सेपरेशन क्या हो रही होती? बढ़ रही होती ना। सेपरेशन इंक्रीज हो रही होती, तो उस टाइम पे आप क्या बोलोगे? इनके बीच में जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे तो वो आ जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड देख रहा हूँ ना, तो जो बड़ा है उसमें से छोटा वाला सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और इस टाइम पे इसको नाम क्या देंगे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेट ऑफ सेपरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। पर सेकेंड कितना वो दूर चले जा रहे हैं ये रिप्रेजेंट कर रहा है। समझो बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन निकालना रहेगा तो आप क्या निकालोगे वहां पर? रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे। और उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से अगर बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को नाम दे दोगे रेट ऑफ सेपरेशन। अगर बीच की डिस्टेंस कम हो रही है तो उस रिलेटिव वेलोसिटी को नाम दे दोगे रेट ऑफ अप्रोच। समझ लो बच्चों, रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन कुछ भी नया नहीं है ना, बस आपको रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है एलॉन्ग 1D में, जो ये पार्टिकल की रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, और क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, उस हिसाब से बता दोगे वो क्या है, रेट ऑफ अप्रोच है या रेट ऑफ सेपरेशन है। नोट कर लो इसको।
हाँ श्रेष्ठ, मोस्ट प्रोबेबली आज हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसी चीज को 2D या 3D के लिए अप्लाई करें, 2D या 3D के लिए, हाँ श्रेयस एकदम एकदम जल्दी बता दूंगा भाई, तुम प्रसाद लेके ही आना। बच्चों ध्यान रखना, सिंधे ने हाँ खुद से ही बोला है कि प्रसाद लेके आना है, भूल जाए तो इस पे फाइन लगाएंगे हम लोग। हाँ यार आयुष, जल्दी ही करूंगे, जल्दी करेंगे। तो अब देखो बच्चों यहाँ पर 2D या 3D में, तो हम लोग 2D का ही एक एग्जांपल देखते हैं, वही 3D में भी रहता है वैसे ही। हाँ वही वही होगा ध्रुव, अगर ये भूल जाएगा तो देखो यहाँ पे क्या है, मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं और इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के साथ ए वाला जो पार्टिकल है वो कुछ वीए वेलोसिटी से जा रहा है अल्फा एंगल पर, और बी वाला पार्टिकल कुछ वीबी वेलोसिटी से जा रहा है बीटा एंगल पर, बीटा एंगल पर वीबी वेलोसिटी से। अबे आयुष, बड़ा पाव नहीं होता, बड़ा पाव होता है, तुमको अभी तक ये भी नहीं पता चल रहा है। कब पता चलेगा तुम्हें ये? वड़ा होता है वड़ा यार। अरे यार, महाराष्ट्र में रहने के बाद भी तुम्हें वड़ा पाव नहीं पता है? मैं नहीं बोलता बड़ा पाव, मैं तो वड़ा पाव बोलता हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम। तो अब देखो बच्चों ये, तो यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए तो मैंने देखो एकदम सही बोला भाई, मैं बड़ा बोल ही नहीं रहा हूँ। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे जब हम बीए को रिजॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रिजॉल्व कर लो, इधर को आ जाएगा बीए कॉस अल्फा, और इधर को आ जाएगा बीए साइन अल्फा। ऐसे इसमें करोगे तो इधर को आ जाएगा बीबी कॉस बीटा और बीबी साइन बीटा। अब प्रदन्या अभी रुक जा भाई, आज ये कोर्स खत्म कर लेने दे, फिर वो मराठी की बातें करेंगे। देखो अभी ये पास किस कंपोनेंट की वजह से आ पाएंगे, यहाँ पर पास या दूर ये किस कंपोनेंट की वजह से आएंगे, जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी है उसके वजह से, इन कंपोनेंट की वजह से, या जो जो लाइन के लॉन्ग वाले कंपोनेंट है उनके वजह से? बताओ बच्चों, इस लाइन के लॉन्ग वाले जो कंपोनेंट है उनके वजह से, लाइन के लॉन्ग वाले की वजह से ना, इसकी वजह से पास या दूर नहीं आएंगे। जैसे आपको एग्जांपल के लिए मैं समझाऊं, मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और एक पार्टिकल सेंटर पे बैठा है और दूसरा सर्कुलर पाथ पे चल रहा है ना, तो कोई भी टाइम पे देखोगे तो इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसके परपेंडिकुलर इसकी वेलोसिटी दिख रही होगी कोई भी टाइम पर। तो इनके बीच की क्या डिस्टेंस बढ़ रही है, अगर सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो हमेशा बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, रेडियस के इक्वल ना।
जब ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर केवल वेलोसिटी होगी तो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं बढ़ेगी, बस ऐसे सर्कुलर पाथ आएगा ना। डिस्टेंस कब बढ़ती है? जब इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उधर कोई रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पर अब कौन सा कंपोनेंट बड़ा है? अब हो सकता है कि मान लो इधर ऊपर बी ए कॉस अल्फा इज ग्रेटर देन बी बी कॉस बीटा, अगर ये वाला कंपोनेंट बड़ा है इससे, तो इस इंस्टेंट पर ये पास आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे? इस इंस्टेंट पे ये पास आ रहे होंगे या दूर जा रहे होंगे? पास आ रहे होंगे। तो इस टाइम जब रिलेटिव वेलोसिटी निकालोगे, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के अलॉन्ग, तो वो आ जाएगा। बस हमें मैग्नीट्यूड देखना है, तो मैंने मॉड लगा दिया, इतना दिमाग नहीं लगाओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, ऐसे लिख दो। और इस टाइम पे इस रिलेटिव वेलोसिटी को, ये नेट रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये केवल इस लाइन के अलॉन्ग वाली रिलेटिव वेलोसिटी है ना। हमने क्या निकाला? रिलेटिव वेलोसिटी अलॉन्ग ए बी वाली लाइन के अलॉन्ग वाली। तो इस ए बी वाली को बोलेंगे ये यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच है। और ये रेट ऑफ अप्रोच कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा? क्योंकि जैसे ये आगे बढ़ेगा ये आगे बढ़ेगा ना, इनको मिलाने वाली लाइन के ना, ये इधर आगे बढ़ेगा ये इधर आगे बढ़ेगा, तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन चेंज हो जाएगी, तो एंगल वगैरह भी चेंज हो जाएंगे। तो ये सब हर इंस्टेंट पे अलग अलग आएगा। बच्चों समझ पा रहे हो? ये यहाँ पर हर इंस्टेंट पे अल्फा बीटा चेंज हो रहा होगा। ये एक इंस्टेंट पे निकाला है आपने ना, जिस इंस्टेंट का डायग्राम दिया है उस इंस्टेंट का ये हमने सॉल्व किया हुआ है। अगले इंस्टेंट का जब डायग्राम आएगा तो उस इंस्टेंट का हम लोग रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन निकालेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी हमें क्या ध्यान रखना है कि कहीं पे भी अगर हमें रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन निकालना है तो हम क्या निकालेंगे? जो भी दो पार्टिकल है उनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे। वही रिलेटिव वेलोसिटी या तो रेट ऑफ अप्रोच हो रही होगी या वो रेट ऑफ सेपरेशन हो रही होगी, डिपेंडिंग की बीच की डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। समझ पा रहे हो बच्चों? तो ये पहले लिख लो, फिर मैं नीचे लिख लेता हूँ कि रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन है क्या। तो रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन क्या रहेगा? इट इज रिलेटिव जल्दी लिखो ध्रुव। जो भी बच्चे बाहर से आने वाले होंगे वो लोग, ग्रुप तो होगा ना, तुम लोगों ने कोई ग्रुप बनाया होगा ना, उसमें डिस्कस कर लेना जब ऑफलाइन होगा हॉस्टल के रिगार्डिंग। जो जो हॉस्टल वाले होंगे वो एक साथ मिल करके ले लेना। और रूम वगैरह के लिए पंकज सर को बोलना ना, तो वो गाइड कर देंगे उसमें। मैं यार सोच रहा हूँ ग्रेविटी का हॉस्टल भी खोल देता हूँ, हर साल ही की दिक्कत है, बच्चे आते हैं परेशान होते हैं। अब अभी तो तुरंत तो नहीं खोलूंगा, थोड़े टाइम बाद खोल दूंगा, तुम लोगों के लिए खोल तो दूंगा ही थोड़े टाइम बाद। तो ये क्या हो जाएगा? फंड तो चलो बच्चों, अभी इधर उधर की बातें नहीं करना है। देखो ये क्या है, इट इज रिलेटिव वेलोसिटी along line joining particles।
हाँ श्रेयस वैसे ही करूंगा। तो अब देखो जैसे इस पे एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं। मान लो दो पार्टिकल हैं, पार्टिकल ए इधर को चलना शुरू करता है, पार्टिकल बी इधर को चलना शुरू करता है। वीबी की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, वी ए की वेलोसिटी है वी ए की वेलोसिटी है 20 कर देता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं। तो आपको बताना है इनके बीच की रिलेटिव रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन जो भी है। यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों अभी पास में, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है? बताओ बच्चों, इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है ना, तो यहाँ रेट ऑफ सेपरेशन होगा। तो आपको ऐसे निकालना पड़ सकता है, फाइंड रेट ऑफ सेपरेशन एट पार्ट 1 t इक्वल टू 1 सेकेंड, पार्ट 2 t इक्वल टू 2 सेकेंड। करो बच्चों इसको। क्वेश्चन देखो यही है आयुष की, दो पार्टिकल हैं, दोनों ओरिजिन से चलना शुरू करते हैं, एक वाई एक्सिस में एक एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस वाले की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, वाई एक्सिस वाले की 20 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें इनके बीच का रेट ऑफ सेपरेशन बताना है एट टी इक्वल टू 1 सेकेंड। यहाँ से जब टाइम 0 पे चले हैं दोनों, जब जर्नी स्टार्ट हुई है तब टाइम कितना है, 0। तो 1 सेकेंड पे इनके बीच का रेट ऑफ सेपरेशन क्या हो रहा होगा, 2 सेकेंड पे इनके बीच का रेट ऑफ सेपरेशन क्या हो रहा होगा? यहाँ पे तो दोनों पार्ट का वैसे आंसर सेम ही आएगा, एक ही को पार्ट कर देता हूँ मैं, यहाँ दोनों पार्ट सेम ही है तो एक ही रहने दोगे। 1 का निकालोगे 2 का निकालोगे सब सेम ही आता है। क्वेश्चन समझ आ गया आयुष? √5। चलो अब चेक करते हैं। 1 सेकेंड बाद बच्चों ये कितना आगे बढ़ चुका होगा? अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है बी वाला, तो 1 सेकेंड वो कितना आगे बढ़ चुका होगा? दस मीटर। तो ये बी वाला कहीं यहाँ आ चुका होगा, बी वाला कहीं यहाँ आ चुका होगा और उसका वेलोसिटी इधर को है 10 मीटर पर सेकेंड। और ए वाला इधर को कितना जा चुका होगा, ये यहाँ पे 10 मीटर आगे आ चुका है। और बी वाला सॉरी ए वाला इधर को कितना जा चुका होगा 1 सेकेंड में, 20 की स्पीड से जा रहा है, तो 20 जा चुका होगा ना? नहीं, ये इधर को 20 जा चुका होगा और इधर इसकी इधर को वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो अब अगर हमें इनके बीच का रेट ऑफ सेपरेशन या रेट ऑफ अप्रोच निकालना है तो क्या करना है,
इनको पहले तो एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। आप इनको एक लाइन से ऐसे ज्वाइन कर दो। तो ये जो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग ही, नहीं नहीं, यहाँ जी वगैरह कुछ नहीं सोचना है, ये सब एक 1D, मतलब कहीं टेबल पे मान लो क्वेश्चन है और आप टॉप व्यू देख रहे हो, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, यहाँ जी वगैरह कुछ नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम इस लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे ना। तो वो कितना हो जाएगा, पहले तो आप क्या ये एंगल निकाल सकते हो, ये एंगल मान लो कुछ थीटा है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस थीटा ना। तो ये अपोजिट एंगल भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो हमें क्या करना है, हमें इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट चाहिए। ये एंगल अगर थीटा है तो वीबी का इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट कितना आएगा, इधर को आ जाएगा वीबी कॉस थीटा ना, वीबी कॉस थीटा ना, जिस लाइन के साथ थीटा एंगल रहता है उधर कॉस आता है। ऐसे वीए का इस लाइन के लॉन्ग निकालोगे वो कितना आएगा, वीए कॉस 90 माइनस थीटा, इधर को आएगा वीए कॉस 90 माइनस थीटा। समझो बच्चों, तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, अगर दो वेलोसिटी अपोजिट में है तो उनकी रिलेटिव के टाइम में क्या होगी, एक को मान लो प्लस और एक को मान लो माइनस। मान लो इधर वाले को आपने प्लस माना है तो उधर वाले को माइनस मानोगे रिलेटिव में। अब एक को दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है डायरेक्शन के साथ, तो वीबी कॉस थीटा माइनस ऑफ, ये उधर को है ना तो इसको माइनस में लिखोगे, माइनस बी ए कॉस 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे देखो हो जाएगा बीबी कॉस थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, बी ए और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू डाल दोगे, थीटा की वैल्यू अभी कितनी बोलोगे, कॉस थीटा निकालना होगा तो कितना बोलोगे, ये साइड 10 है, ये साइड 10 है तो ये 20 है, तो ये कितना आएगा, ये वाली साइड बच्चों निकाल लोगे ना पाइथागोरस से, तो ये साइड कितनी हो सकती है, 10√5। इसमें तो कोई को डाउट नहीं होगा, ये 10√5 है, तो कॉस थीटा कितना आएगा इस ट्रायंगल के लिए, थीटा के एडजेसेंट वाली साइड 10 है, तो 10 अपॉन में 10√5, मतलब कॉस थीटा कितना आ जाएगा, 10 अपॉन में 10√5, मतलब 1/√5। और साइन थीटा कितना हो जाएगा, सामने वाली साइड 20 अपॉन में 10√5, वो आ जाएगा 2 अपॉन में √5। ठीक है बच्चों, सभी को क्लियर है। तो अब ये सब वैल्यू डाल दो, यहाँ पे ये वैल्यू डालो, बीबी की वैल्यू है 10 और कॉस थीटा है 1/√5, वीए की वैल्यू है 20 और साइन थीटा है 2/√5, तो ऊपर 40 आ जाएगा प्लस 10, तो 50/√5, √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 10√5। सही है बच्चों, ये हमारा यहाँ पे रेट ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ सेपरेशन है ना, इसको ऐसे एससीपी लिख दिया है।
तो अगर आपको बोला जाए कि भाई हाँ सिमरन, वो भी ठीक है, वो भी सही है, लेकिन अभी मैं कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ ना, तो उसके लिए बार बार मुझे इस टाइप से जरूरत पड़ेगी, इसलिए ऐसे कर रहा हूँ। वो तो कर ही सकते हैं। हमें देखो यहाँ पे केवल रिलेटिव वेलोसिटी नहीं निकालना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग पार्टिकल निकालना है ना। वो आई जे से करने का बोल रहा है सिमरन, आई जे से लिख करके रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का। तो वो जो आई जे से करोगे वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, लेकिन वो हमें नहीं पता कि उसमें से कितना कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा ना। रिलेटिव वेलोसिटी का कितना कंपोनेंट इस लाइन के लॉन्ग होगा हमें वो नहीं पता। यहाँ पे सिमरन बाई चांस तुम्हारा आंसर मैच होता दिख रहा है, लेकिन ऐसा तरीका सही नहीं है, क्योंकि उस रिलेटिव वेलोसिटी में दोनों कंपोनेंट होंगे, लाइन के परपेंडिकुलर वाला भी होगा और लाइन के लॉन्ग वाला भी होगा। नोट कर लो बच्चों, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर मान लो, आयुष अभी कोई बात नहीं करो, अभी पहले मेरे को पढ़ा लेने दो। देखो यहाँ पे अगर कहीं पे रेट ऑफ अप्रोच है और वो कांस्टेंट है ना, मान लो बोला जाए कि कोई पार्टिकल है, उनके बीच का डिस्टेंस 10 मीटर पर सेकेंड कम हो रहा है, हर टाइम पे 10 मीटर पर सेकेंड कम हो रहा है, तो टी टाइम में वो कितना पास आ जाएंगे। अगर रेट ऑफ अप्रोच आपको पता है तो टी टाइम में वो कितना पास आ जाएंगे, वो डिस्टेंस कैसे निकालोगे। रेट ऑफ अप्रोच इनटू टाइम, अगर पर सेकेंड इतना कम हो रहा है तो टी सेकेंड में इतना कम हो जाएगा, जो भी वी अप्रोच होगा इनटू टी कर दोगे। लेकिन अगर रेट ऑफ अप्रोच कांस्टेंट नहीं है, हर सेकेंड चेंज हो रहा है ना, अगर हमारा रेट ऑफ अप्रोच हर सेकेंड चेंज हो रहा है, वेरिएबल है, तो आप एक dt टाइम के लिए मान लोगे कि वो कांस्टेंट है, और एक dt टाइम में वो कितना पास आ जाएगा, जो भी रेट ऑफ अप्रोच है इनटू dt। और जितने टाइम के लिए आपको चाहिए कि कितना पास आए, उतने टाइम के लिए इसी को इंटीग्रेट कर दोगे, हर एक dt को इंटीग्रेट करोगे तो टोटल कितना पास आए वो आ जाएगा। समझ आ रहा है। अगर रेट ऑफ अप्रोच कांस्टेंट होगा तो सीधे रेट ऑफ अप्रोच इनटू टाइम करोगे, तो इससे हमें पता चल जाएगा वो कितना पास आए हैं। और अगर वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करके निकालोगे टी टाइम में कितना पास आए। सेम चीज हम लोग रेट ऑफ सेपरेशन के लिए करेंगे, अगर हमें कभी भी निकालना है कि कितना वो दूर गए हैं और हमें रेट ऑफ सेपरेशन पता है। अगर रेट ऑफ सेपरेशन कांस्टेंट है तो टी टाइम में कितना दूर गए हैं उसके लिए वी सेपरेशन इनटू टी, और अगर वो वेरिएबल है रेट ऑफ सेपरेशन, तो वहां पे हम लोग डी इक्वल टू वी सेपरेशन dt टाइम के लिए कांस्टेंट मान लेंगे, और dt टाइम में कितना पास आए वो निकालेंगे, फिर इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे तो t टाइम में कितना पास आए वो आ जाएगा। सेपरेशन मतलब दूर जा रहे हैं, दूर कितना गए, दूर कितना गए वो निकाला है ना हमने। बच्चों यहाँ तक क्लियर है सभी को।
इंटीग्रेशन में बस यही बता रहे हैं कि अगर v सेपरेशन वेरिएबल होगा तो एक dt टाइम के लिए आप मान लोगे कि वो कांस्टेंट है ना। कोई भी चीज एक छोटे से dt टाइम में नहीं चेंज हो पाएगी ना बहुत ज्यादा, तो लगभग कांस्टेंट होगी। तो v सेपरेशन इंटू dt, जैसे यहाँ v इंटू टी किया वैसे यहाँ पे v इंटू टी किया, तो dt टाइम में कितना दूर गए, और ऐसे हर dt का निकालना है तो इंटीग्रेट कर लोगे। ठीक है बच्चों, अब इस पे हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो 1D के क्वेश्चन तो बहुत इजीली हो जाएंगे, 2D 3D का ही मेल नहीं हमें समझना है। तो एक 1D का भी करा देता हूँ। मान लो दो पार्टिकल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस है 100 मीटर, ए बी। बी वाला आगे को जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ए वाला आगे को आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो ये पूछा जाए कि बताओ ए कब बी को मिल जाएगा, बी को कब क्रॉस कर जाएगा। तो रिलेटिव में भी इस टाइप की चीजें हमने की हुई हैं। अभी हम लोग इसको रेट ऑफ अप्रोच या सेपरेशन से सोच रहे हैं। तो हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पर पीछे वाला फास्ट आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन। यहाँ पर रेट ऑफ अप्रोच है ना, पीछे वाला फास्ट आ रहा है। जब पीछे वाला फास्ट आएगा तो यहाँ बोलोगे रेट ऑफ अप्रोच है। तो रेट ऑफ अप्रोच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी ऑफ अप्रोच जो होगा, इनके बीच में जो भी रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के लॉन्ग। तो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो 20 - 10 है, तो ये 10 आ गया। मतलब ये पर सेकेंड इनके बीच की डिस्टेंस 10 कम हो जा रही है, और ये क्या है, कांस्टेंट है ना, पर सेकेंड 10 रेट के रेट से कम हो रहा है। तो टोटल कितना कम होना है, 100 मीटर है शुरू में बीच की डिस्टेंस, तो वो कम होते होते 0 आ जाना है। तो टाइम कितना लगेगा, टोटल 100 मीटर कम होना है और पर सेकेंड 10 कम हो रहा है, तो टोटल टाइम कितना लग जाएगा, 10 सेकेंड। समझो बच्चों। नोट कर लो इसको। चले बच्चों आगे। अरे चैट नीचे हो गया था, देखा है। हाँ यार, आज मेरी क्लास है ना 12:30 से 2:30, तो रहूंगा ही वहां। तो अब देखो इस पे हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, जो अब 2D या 3D का कुछ रहेगा। तो अब देखो ये क्या है अगला प्रॉब्लम। सपोज
3 पार्टिकल हैं और वो ऐसे ट्रायंगल के वर्टेक्स पर हैं। इनके नाम दे देते हैं ए बी सी। अब ए वाला पार्टिकल हमेशा बी की तरफ चलना शुरू करता है विथ वेलोसिटी बी। बी वाला हमेशा सी की तरफ चलना शुरू करता है और सी वाला ए की तरफ। तीनों की वेलोसिटी सेम है ना, तीनों की स्पीड सेम है। ए हमेशा बी की तरफ मूव करेगा, बी हमेशा सी की तरफ और सी हमेशा ए की तरफ। अगर इनके बीच की डिस्टेंस इनिशियली डी है, नहीं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे थे, हर एक डिस्टेंस डी है, तो हमें बताना है ये कितनी देर बाद मिल जाएंगे। फाइंड टाइम क्वेश्चन समझ आ रहा है? क्वेश्चन में ए हमेशा बी की तरफ मूव करेगा, शुरू में नहीं, हमेशा। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स बी। सेम वे में बी की वेलोसिटी हमेशा सी की तरफ होगी और सी की वेलोसिटी हमेशा ए की तरफ होगी। तो कितनी देर बाद ये जाके मिल जाएंगे? टी शर्ट का क्या, वो ग्रेविटी वाले टी शर्ट की बात कर रहे हो क्या? हाँ, स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है। ए का बी की तरफ रहेगा हमेशा, बी का सी की तरफ, सी का हमेशा ए की तरफ। टी शर्ट वगैरह ये सब जो भी चीजें रहे, ये सब वीजीएम सर को बोला करो। डिस्टेंस भी सेम, शुरू में तीनों के बीच की डिस्टेंस सेम है। शुरू में सबका डी है और स्पीड सबका वी है, बाद में डी कम होता जाएगा ना। तो बच्चों ये देखो, पहला क्वेश्चन है, ये मैं करके बताता हूँ, फिर अगला आप लोग इस टाइप का ट्राई करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि कोई भी टाइम पे, जैसे देखो ये बी वाला आगे जाएगा, जैसे बी वाला आगे जाएगा ए को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा ना। इधर कोई नहीं चलता रह सकता, बी अगर आगे गया तो अब इसको अब इधर को जाना पड़ेगा। और जैसे ए इधर को आगे जाएगा, सी को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सी जैसे आगे को जाएगा, बी को अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। सबको हमेशा अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ए हमेशा बी की तरफ चलने वाला है। जिधर बी है, ए अपना वेलोसिटी उधर को रखना है, बी को हमेशा सी की तरफ और सी को हमेशा ए की तरफ। तो इसका मतलब होगा क्या, ए जैसे ही आगे बढ़ेगा तो वो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा सिमेट्री से कुछ ऐसा आएगा, बी ऐसे आता दिख रहा होगा, सी कुछ ऐसे आता दिख रहा होगा, लास्ट में तीनों आकर के सेंटर पे मिल रहे होंगे ना। कोई भी टाइम पे आप सोचोगे तो मान लो सी अभी यहाँ आया हुआ है, ए कहीं यहाँ आ चुका है और डी कहीं यहाँ आ चुका है। तो कोई भी टाइम पे आप जब इसको ज्वाइन करोगे तो सिमेट्री से ये एक ट्रायंगल ही बना रहे होंगे। यहाँ पे इनका एक, हर टाइम पे आपको एक ट्रायंगल बनता दिखेगा और वो ट्रायंगल हर टाइम पे छोटा होता जा रहा है ना। यहाँ पे हर टाइम पे एक ट्रायंगल दिख रहा होगा और वो ट्रायंगल ऐसे रोटेट होता जा रहा है, बाद में और छोटा ट्रायंगल हो जाएगा और छोटा, फिर लास्ट में पॉइंट बन जाएगा। समझो, हर टाइम पे ए जो होगा, ए हमेशा बी की तरफ दिख रहा होगा, बी हमेशा सी की तरफ और सी हमेशा ए की तरफ। ये ट्रायंगल में ही हर टाइम दिख रहे होंगे। कुछ समझ आया बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? तो कोई भी टाइम पे अगर मैं रेट ऑफ अप्रोच निकालू तो रेट ऑफ अप्रोच क्या होगा यहाँ पर? कोई भी टाइम पे यहाँ पे एक इधर को चल रहा होगा साइड के लॉन्ग, इस साइड के लॉन्ग,
एक ऐसे चल रहा होगा और एक ऐसे चल रहा होगा। तो मान लो ए और बी के बीच में अगर मैं रेट ऑफ अप्रोच निकालूं तो वो कितना आएगा, ए बी के लॉन्ग रेट ऑफ अप्रोच, ए किधर को जा रहा है, इधर को बी से, और इसकी वेलोसिटी इधर को बी है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, बी cos 60 आएगा ना। और दोनों अपोजिट में है, जब अपोजिट में है तो वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा होगा, अगर दो वेलोसिटी अपोजिट में होते हैं तो रिलेटिव निकालने के टाइम दोनों ऐड हो जाते हैं ना, यहाँ v प्लस वी cos 60 3v/2 आ रहा होगा। कुछ समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ए इधर को चल रहा है और बी इधर को चल रहा है, तो बी का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है उस लाइन के लॉन्ग v cos 60 आएगा ना। अगर ए और बी के बीच में हमें रेट ऑफ अप्रोच चाहिए तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है, इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है इस लाइन के अलॉन्ग की रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है ना। तो ये इधर को v cos 60 है, ये एंगल 60 है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो इधर को v और इधर को v cos 60 मतलब v/2, और दोनों अपोजिट में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के टाइम में वो ऐसे ऐड होती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप कोई और टाइम पे देखोगे तो ए ऐसे चल रहा है, बी ऐसे चल रहा है, और अब भी ये क्या है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है ना, तो अभी भी अगर हम निकालें इनके बीच का रेट ऑफ अप्रोच तो कितना आएगा, ये तो v है और इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा, ये 60 डिग्री है, v cos 60। समझ पा रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ, ए यहाँ आ चुका है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, और हर टाइम पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही है, तो इधर को v और इधर को v cos 60। तो यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच क्या दिख रहा है, हर टाइम पे सेम दिख रहा है या अलग अलग दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना। तो इसका मतलब रेट ऑफ अप्रोच कांस्टेंट है, और इनको कितना पास आना है, शुरू में ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, शुरू में ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, डी है, तो ये कितनी देर में पास आ जाएंगे, डी डिस्टेंस पास आना है, और पास पर सेकंड कितना आ रहा है 3v/2, तो डिस्टेंस अपॉन पास आने का रेट, तो ये कितना आ जाएगा 2d/3v, इतनी देर में वो सब आके मिल जाएंगे। समझ आया बच्चों सभी को। ये नोट करो, फिर ऐसा ही और एक क्वेश्चन कराता हूँ। अब देखो यहाँ पर 3 पार्टिकल की जगह 4 पार्टिकल ले सकते हैं, 5 पार्टिकल ले सकते हैं, ऐसे कितने भी पार्टिकल हम लोग ले सकते हैं। मान लो हमारा इस बार 4 पार्टिकल है, ए बी सी डी। ए हमेशा बी की तरफ मूव करेगा, बी हमेशा सी की तरफ मूव करेगा, सी हमेशा डी की तरफ मूव करेगा, और डी हमेशा ए की तरफ मूव करेगा। और अगर इनके बीच का गैप डी है तो कितनी देर बाद ये जाके मिल जाएंगे, फाइंड टाइम व्हेन ऑल पार्टिकल्स विल कोलाइड। ठीक है बच्चों, समझो ना क्वेश्चन क्या है। ए को हमेशा अपना डायरेक्शन बी की तरफ रखना है, बी को हमेशा सी की तरफ, सी को हमेशा डी की तरफ, और डी को हमेशा ए की तरफ, तो ये कितनी देर बाद जाके मिल जाएंगे।
हाँ सिमरन, डी बाई वी। ना यहाँ पे भी आप सिमेट्री से देखोगे, जैसे ये आगे चलेगा ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ये आगे चलेगा तो ये अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, ये आगे चलेगा तो ये चेंज करेगा, तो तीनों सिमेट्री से ऐसे आकर के सेंटर पे मिल रहे होंगे। ना ऐसा कुछ हो रहा होगा। तो कोई भी टाइम पे अगर आप इनको ज्वाइन करोगे तो ये एक ऐसे स्क्वायर ही बना रहे होंगे, और बस स्क्वायर छोटा होता जा रहा होगा ना, कोई भी टाइम पे ये सिचुएशन दिख रही होगी। ए यहाँ आ चुका है, ए बी की तरफ मूव कर रहा है, बी सी की तरफ, सी वाला डी की तरफ, और डी वाला ए की तरफ। हाँ, अगर जानवी ये ट्रायंगल इक्विलेटरल नहीं होता तो सेंटर पे नहीं आता ना, और वो कांस्टेंट भी नहीं होता फिर। तो यहाँ पे ऐसे हर टाइम पे आप देखोगे तो एक स्क्वायर बनेगा, और वो ऐसे रोटेट होता जा रहा है ना, ऐसे घूमता जा रहा है स्क्वायर, और छोटा होता जा रहा है। तो रेट ऑफ अप्रोच कोई भी टाइम पे निकालोगे तो क्या होगा, अभी जैसे शुरू में ये इधर को बी से जा रहा है और ये इधर को बी से, तो इस लाइन के अलोंग बी का कोई कंपोनेंट है, ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग इनका कोई कंपोनेंट है, बी का जीरो है ना, केवल ए का है, तो ये पास आने का रेट इस बार क्या हो जाएगा, केवल वी। नहीं, इसका तो कुछ भी नहीं है, तो पास आने का रेट बी है, और हर टाइम पे बी रहेगा। देखो जब थोड़ी देर बाद ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो भी इसका इधर कोई कंपोनेंट नहीं है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग, केवल इसकी वजह से वो पास आ रहा है। तो आप यहाँ पे बोलोगे, यहाँ रेट ऑफ अप्रोच हर टाइम पे बी है, और कितना पास आना है, डी। टोटल हमें पास आना है डी, तो कितना टाइम लग जाएगा, डी बाई वी। समझ आया बच्चों? इस टाइप के क्वेश्चन में रेट ऑफ अप्रोच निकालना है, फिर इनिशियल डिस्टेंस अपॉन रेट ऑफ अप्रोच कर देना है। ये नोट कर लो, एक और ऐसे ही करा देते हैं। हाँ, ये लास्ट टॉपिक है, लास्ट। अब मान लो ऐसे ही हमने एक रेगुलर हेक्सागोन ले लिया, और इस बार 6 पार्टिकल हैं। हाँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, सब हो गया आपको। 6 पार्टिकल हैं। हाँ यार, ये सबसे लंबा है, तो टाइम तो लग ही गया। तो अब देखो यहाँ पे 6 पार्टिकल हैं, और एक रेगुलर हेक्सागोन है जिसकी साइड लेंथ कुछ मान लो डी है। रेगुलर हेक्सागोन है तो हर एक साइड डी लेंथ की है, और ए हमेशा बी की तरफ चलना शुरू करता है, बी हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा डी की तरफ, डी हमेशा ई की तरफ, ई हमेशा एफ की तरफ, और एफ हमेशा ए की तरफ। तो ये कितनी देर बाद जाके कोलाइड कर जाएंगे। ओके।
हाँ, रेगुलर हेक्सागोन में ये बीच के एंगल जो रहते हैं ये सब कितने कितने रहते हैं, 120 के रहते हैं ना। अगर आप यहाँ पे, हाँ, ये सारे एंगल 120 के रहते हैं। हाँ सही है श्रेष्ठ, 2D/V, सही है सब। हम लोग यहाँ पे इनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग रेट ऑफ अप्रोच निकालेंगे। अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना आएगा, 60 ना। तो इसका इस लाइन के लॉन्ग कंपोनेंट आ जाएगा v cos 60, मतलब v/2। तो a देखो इधर को v से जा रहा है और b आगे को v/2 से जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, पीछे वाला फास्ट आ रहा है ना, तो यहाँ रेट ऑफ अप्रोच कितना आएगा, पीछे वाला v से आ रहा है और आगे वाला v/2 से जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव निकालने के टाइम में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो v/2 यहाँ पे रेट ऑफ अप्रोच आ जाएगा। और ये हमेशा रहेगा ना, क्योंकि सिमेट्री से आप देखोगे तो हर टाइम पे ये कुछ ऐसा सेंटर पे जाके मिल रहे होंगे ना। कोई भी टाइम पे आप इनको ज्वाइन करोगे तो एक रेगुलर हेक्सागन बन रहा होगा। तो कोई भी टाइम पे अगर ये इधर को v होगा, ये इधर को v होगा, तो रेट ऑफ अप्रोच निकालोगे तो सेम आएगा। तो टोटल कितना पास आना है, d, तो टाइम कितना लग जाएगा, d पास आना है और पर सेकेंड आने का रेट है v/2, तो 2d/v टाइम बाद वो पास आके मिल जाए। ठीक है बच्चों, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे आराम से। ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेगुलर हेक्सागन हो गया, इनमें कितनी टाइम बाद वो कोलाइड करेंगे ये निकालना रहता है। हेक्सागन में कहाँ पे दिक्कत है श्रेयस, अनम्यूट करो। ये एंगल 120 है, इसमें कोई दिक्कत है, ये 120 होगा, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन दिया है, पूरा ये 180 है। अगर ये 120 है तो ये बाहर का 60 हो जाएगा। अब इसका इधर कंपोनेंट निकालो। अरे यार, तो फिर वीडियो देख लो ना भाई, कॉल क्यों अटेंड कर, तो कट करो ना तुरंत। ये सब सेम वैसे ही है, हमने इसको b का इधर कंपोनेंट लिया, a का इधर है, रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, तो ये v/2 आया। अब पास आने का रेट v/2 आया है और टोटल डिस्टेंस कितनी है पास आनी है, d, तो d अपॉन में पास आने का रेट। ठीक है श्रेयस, अगर अभी नहीं समझ आया तो वीडियो देख लेना ना। अब बच्चों हम लोग इस पे नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो वो हमने पीछे एक मिनिमम डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन किया था, जिसमें दो पार्टिकल ऐसे x और y के लॉन्ग मूव कर रहे थे। तो ये वाले क्वेश्चन को भी हम लोग इससे कर सकते हैं, रेट ऑफ अप्रोच या रेट ऑफ सेपरेशन से। देखो जैसे इस टाइप के क्वेश्चन के थे, एक पार्टिकल मान लो यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, ए वाला मान लो इधर को जा रहा है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से, बी वाला मान लो ऊपर को आ रहा है कुछ 20 मीटर पर सेकेंड से।
तो हमें पूछा जाए कि इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकालो। ये मान लो शुरू में इनके बीच की डिस्टेंस है कोई 100 मीटर, तो हमें पूछा जाए फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो एक तो हम लोग इसको देखो कैलकुलस से करते थे, याद होगा बच्चों, एक कैलकुलस से करते थे, एक रिलेटिव वेलोसिटी से करते थे। अब इसको हम करने का एक और तरीका देखेंगे, रेट ऑफ अप्रोच। तो अब देखो इसको रेट ऑफ अप्रोच से हम कैसे कर सकते हैं। अगर इनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछी गई है तो इसका मतलब क्या होगा, इनके बीच में जो इन रिलेटिव वेलोसिटी होगी उसकी वजह से बीच की डिस्टेंस क्या हो रही होगी, हमेशा कम होती जाएगी या पहले कम होगी फिर बढ़ेगी। इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा कमी होती जाएगी या पहले कम होती जाएगी फिर बढ़ने लगेगी। अप्रोच फिर सेपरेशन ना, समझो एक बार ये बी वाला इधर निकल गया, ए वाला इधर निकल गया, तो ए इधर चला जाएगा बी उधर, तो बाद में तो इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। तो पहले ये बीच की डिस्टेंस कम होगी, ये आगे गया ये ऊपर आया तो बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, और एक टाइम बाद बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर कोई भी जगह पर पहले उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है और फिर बढ़ने लग गई, तो इसका मतलब वहां पे रेट ऑफ अप्रोच है या रेट ऑफ सेपरेशन है या दोनों है। अगर बीच की डिस्टेंस पहले कम हो रही है और फिर बढ़ रही है तो दोनों है ना। शुरू में जब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, सॉरी कम हो रही है, तो वहां पे क्या है, शुरू में रेट ऑफ अप्रोच होगा तभी ना वो डिस्टेंस कम हो रही है, और जब डिस्टेंस बढ़ने लगी तो रेट ऑफ सेपरेशन आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ये रेट ऑफ अप्रोच से शुरू हुई है कहानी और लास्ट में जाके क्या कन्वर्ट होके आ जानी है, रेट ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पे आप देखोगे तो रेट ऑफ अप्रोच जो आएगा हर टाइम पे निकालोगे तो अलग अलग आएगा, एंगल चेंज हो रहा होगा ना। तो ये रेट ऑफ अप्रोच अचानक से तो रेट ऑफ सेपरेशन हो नहीं जाएगा, रेट ऑफ अप्रोच कम होते होते जीरो होगा, जब जीरो होगा तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे आ जाएंगे और फिर अगले इंस्टेंट से उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लगेगी, तो रेट ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। समझो बच्चों, पहले रेट ऑफ अप्रोच होगा तो वो पास आते जा रहे हैं, और रेट ऑफ अप्रोच क्या होता जाएगा, लगातार धीमे धीमे कम होते होते जीरो को आएगा, और फिर उसके बाद रेट ऑफ सेपरेशन शुरू हो जाएगा, तो उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ने लग जाएगी। समझो बच्चों, कभी भी अगर ने उसकी जरूरत होगी नहीं कृष्ण, अभी बता रहा हूँ। तो देखो कभी भी पहले डिस्टेंस कम हो रही है फिर बढ़ रही है, तो मतलब पहले रेट ऑफ अप्रोच होगा फिर रेट ऑफ सेपरेशन। और अचानक से नहीं होता कि अप्रोच से अचानक सेपरेशन हो गया, धीमे धीमे अप्रोच वाली कम होती जाएगी फिर जीरो होगी फिर रेट ऑफ सेपरेशन शुरू हो जाएगा। तो जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे आ चुके होंगे उस टाइम पे क्या हो रहा होगा, जब ये मिनिमम मान लो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया और ये बीच की डिस्टेंस मिनिमम है, अगर ये बीच की डिस्टेंस मिनिमम है तो अभी रेट ऑफ अप्रोच होगा, क्या अभी रेट ऑफ अप्रोच अभी होगा इस टाइम पर। अगर रेट ऑफ अप्रोच होगा तो ये और पास आएंगे ना, तो ये मिनिमम डिस्टेंस हो पाएगी। अगर अभी भी रेट ऑफ अप्रोच है तो ये और पास आते जाएंगे ना। अगर आप बोल रहे हो कि ये मिनिमम डिस्टेंस पर आ चुके हैं, मिनिमम डिस्टेंस पे आ चुके हैं, तो अब और पास नहीं आएंगे ना, तो मतलब अब रेट ऑफ अप्रोच कम होते होते कितना आ चुका है, जीरो। और अब अगले इंस्टेंट से क्या शुरू हो जाएगा, अगले इंस्टेंट से बच्चों क्या शुरू हो जाएगा, रेट ऑफ सेपरेशन शुरू हो जाएगा ना, दूर जाने लगेंगे। तो इस इंस्टेंट पे अगर हम रेट ऑफ अप्रोच निकालें तो वो क्या आना चाहिए, जीरो। हम मान लेते हैं कि ये वैष्णवी क्या डिजाइन बना रही है, ये एंगल कुछ थीटा है, तो ये एंगल हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और इस टाइम पे हम इनके बीच का रेट ऑफ अप्रोच निकालते हैं तो वो कितना आएगा, ये इधर को 10 से जा रहा है तो इधर को वेलोसिटी आ जाएगी, ये एंगल थीटा है तो इधर आ जाएगा वी ए
cos थीटा। वैष्णवी क्या हो गया? वैष्णवी नाराज होगी, क्या पढ़ा रहे हैं ये सब, सब ऊपर से जा रहा है, तो कुछ भी बोल दूंगी। तो इधर कितना आ जाएगा? बीबी cos 90 माइनस थीटा, मतलब ये आ जाएगा बीबी sin थीटा। समझो बच्चों, तो इस टाइम पे इनके बीच का रेट ऑफ अप्रोच कितना बोलोगे? अभी तक क्या रहा होगा, पीछे वाला ही फास्ट आ रहा होगा, तभी ना अप्रोच हो रहा था ना। अभी तक पीछे वाला फास्ट आ रहा था, आगे वाला स्लो जा रहा होगा, तभी ना अप्रोच हो रहा था। तो इस इंस्टेंट तक रेट ऑफ अप्रोच था, और ये लास्ट इंस्टेंट है, वीपी साइन थीटा माइनस वीए कॉस थीटा। और अब ये कितना हो चुका है, जब मिनिमम डिस्टेंस पे पहुंच चुके हैं, तो रेट ऑफ अप्रोच कितना हो चुका है? 0। तो ये 0 से इक्वेट कर देंगे। वीबी की वैल्यू 20 है, तो इससे हमारा आ जाएगा 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 कॉस थीटा, मतलब tan थीटा आ जाएगा 1/2। अगर tan थीटा 1/2 आ चुका है, थीटा हमें पता चल चुका है, तो क्या अब हम सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन? अगर हमें थीटा पता चल गया कि जब मिनिमम डिस्टेंस आ चुकी है तब उनके बीच में क्या एंगल बन रहा है, तो क्या अब हम सोच सकते हैं ये क्वेश्चन? देखो बच्चों, अगर थीटा पता चल गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, आप आराम से कर सकते हो। ये मान लो टी टाइम बाद ये रेट ऑफ अप्रोच 0 हुआ है, टी टाइम बाद, तो टी टाइम में ये डिस्टेंस कितनी रह गई होगी? अगर शुरू में ये 100 थी, तो ये डिस्टेंस कितनी रह गई है? ये वाली डिस्टेंस 100 माइनस 20t, और ये डिस्टेंस कितनी हो चुकी है? 10t ना। आप बोल सकते हो कि ये डिस्टेंस है आपकी 10t, और ये डिस्टेंस है 100 माइनस 20t। तो अब tan थीटा की वैल्यू में डाल दो। tan थीटा अगर हम ट्रायंगल से निकालें, इस ट्रायंगल से, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आएगी? ये साइड अपॉन में ये साइड, ना, ये साइड अपॉन में ये साइड। तो लिख दो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू 100 माइनस 20t अपॉन 10t इक्वल टू 1/2। तो इससे आ जाएगा 200 माइनस 40t इक्वल टू 10t। तो टाइम आ जाएगा ना, यहाँ से आ जा रहा है 50t इक्वल टू 200। तो टाइम आ गया 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड बाद उनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई है। अब अगर 4 सेकेंड बाद हुई है, तो 4 सेकेंड के बाद का डिस्टेंस निकाल लो, डायग्राम बनाओ और डिस्टेंस निकाल लो। 4 सेकेंड में ए वाला कितना आगे जा चुका है? यहां से चलना शुरू हुआ था, तो 4 सेकेंड में ए वाला कितना आगे गया है? 10 स्पीड है ना ए वाले की, तो 40 जा चुका है। और बी वाला ऊपर को आ रहा है, बी वाला 4 सेकेंड में कितना ऊपर आ चुका होगा? शुरू में वो था 100 पर, 4 सेकेंड में 80 ऊपर आ चुका है। तो अब कितनी दूर रह गया यहाँ से? 20 मीटर पे ना, 80 ऊपर आ चुका है। तो मैं ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये पाइथागोरस लगा के निकाल लो, फिर डी इक्वल टू डी मिनिमम आ जाएगा अंडर रूट 40 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। कुछ समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? 10 का स्क्वायर बाहर कर दो, यहाँ 16 4 रूट 20, 2 और बाहर आ जाएगा, तो 20 रूट 5। कैसे किया हम लोगों ने रेट ऑफ अप्रोच लगा करके? कैलकुलस से इजी था ये, नो डाउट कैलकुलस से इजी था, बट फिजिक्स से भी करना आना चाहिए।
क्योंकि अपन मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं ना, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट भी लगा के करना आना चाहिए। बाकी ज्यादा अच्छा तरीका मुझे यही वाला लगता है। आरएस रेस्ट वो 10 की स्पीड से चल रहा है पार्टिकल, तो 10 टी चलेगा ना टी टाइम में, यहाँ से चलना शुरू किया और स्पीड है 10, तो इतना डिस्टेंस कितना आएगा टी टाइम में, 10 टी। और ये ऊपर से 20 टी आ जाएगा, पूरी डिस्टेंस है 100, तो ये 20 टी कम कर दो, ये कितना बचेगा, 100 माइनस 20 टी। तो ये जो रेट ऑफ अप्रोच से करना होता है, ये मुझे ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें एक बार थीटा फाइंड करने के लिए बस रेट ऑफ अप्रोच लिखो, थीटा आ गया, फिर थीटा टाइम के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाओ, टी आ जाएगा, और टी आ जाएगा तो डिस्टेंस भी आ जाएगा। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, भंसाली फ्रस्ट्रेट हो गया कि क्या चल रहा है, ये केमिस्ट्री से भी हो जाएगा क्या, सोशल साइंस भी लगा दो इसमें। तो देखो बच्चों, यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर कभी आपकी निगेटिव आ जाए, अगर थीटा की वैल्यू कभी निगेटिव आ जाए, तो इसका क्या मतलब होगा, कभी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में थीटा निगेटिव में आए, तो निगेटिव में आने का मतलब है कि जो डायग्राम आपने बनाया वो सिचुएशन नहीं है, थीटा नीचे को नहीं है, ऊपर को है। हो सकता है ना कि ये इधर निकल गया हो, तब मिनिमम डिस्टेंस आई हो, तो ये वाला थीटा है। अगर थीटा निगेटिव होगा तो डायग्राम में इसको ऊपर कर देना है, जिसको आपने प्लस, इसको प्लस थीटा बोला है तो माइनस थीटा ऊपर होगा, ऐसे समझो बच्चों। अब एक क्वेश्चन खुद से करके देख लोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि मेथड अच्छा है, अपन बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। अभी रुक जा श्रेयस, ये बच्चों नोट कर लो, और यार आयु 10 मिनट ही बचा है, तो एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लेते, ये लिखने का काम बाद में कर लो। बच्चों 10 मिनट ही बचा है, तो एक क्वेश्चन कर लो खुद से, ये खुद से सॉल्व करोगे तो एक बार करने के बाद आपको सही फील आ जाएगी कि यार मेथड तो अच्छा ही है, अपन फालतू का केमिस्ट्री फिजिक्स सोच रहे हैं, सही मेथड तो यही है। TWT में अभी डिस्कस करता हूँ, एक मिनट पहले क्वेश्चन दे देने तो डिस्कस करता हूँ। देखो इसमें क्या है, मान लो ए वाला पार्टिकल यहाँ है, और ये डिस्टेंस है कुछ 100 मीटर, और ए वाला पार्टिकल इधर को आ रहा है विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, बी वाला पार्टिकल कुछ यहाँ है, और वो आ रहा है ऊपर को कुछ 15 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस ठीक है, होमवर्क में देता हूँ, और ये डिस्टेंस है मान लो 200 मीटर। तो हमें बताना है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यूजिंग जो अभी मेथड पढ़ा है उस मेथड से ना, कैलकुलस से नहीं करना। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, करने का तरीका बस आप क्या करोगे, मान लोगे कि टी टाइम बाद इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम हुई है, तो टी टाइम बाद कहीं इसको यहाँ बना दो, इसको यहाँ बना दो, इस टाइम का रेट ऑफ अप्रोच लिखो और 0 कर दो, तो उससे थीटा आ जाएगा, थीटा आ जाएगा तो टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो अब ऐसे ट्राई कर लेना। अब नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट रहेंगे वो थोड़ी देर डाउट डिस्कस करके, अब पूरा मॉड्यूल कंप्लीट कर लो ना, एक्सरसाइज 1 तक कंप्लीट कर लो। हाँ, 1 मिनट श्रेयस, एक्सरसाइज 1 तक बच्चों कंप्लीट कर लो, और TWT में
फिजिक्स में काइनेमेटिक्स कंप्लीट, प्लस एलओएम जो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाएगा इस वीक में वो। ठीक है बच्चों, जो एलओएम इस वीक में पढ़ाया जाएगा थोड़ा बहुत वो रख लेंगे। और केमिस्ट्री में बताओ क्या चल रहा है अभी? सीक्वेंस एंड सीरीज। अच्छा केमिस्ट्री बताओ, आइसोमेरिज्म, सीक्वेंस एंड सीरीज बाद में लिखते हैं। आइसोमेरिज्म का तो कई टेस्ट हो चुका है ना। फिजिकल में क्या चल रहा है अभी? फिजिकल में क्या चल रहा है बच्चों? फिजिकल का कल हुआ था टेस्ट, ठीक है ठीक है। फिर आइसोमेरिज्म ही रहने दो ना, एटॉमिक का फिर नेक्स्ट वीक कर लेना, अभी कल हुआ ही था ना टेस्ट का। और मैथ में यही है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज का रखना है। ठीक है, तुम्हारा क्या डाउट था श्रेयस? अब श्रेयस तुम्हारा क्या डाउट था? मॉड्यूल कंप्लीट कर डालू बच्चों ना। मॉड्यूल में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा सॉल्व एग्जांपल में, रैट और कैट का, जिसमें कैट हमेशा रैट की तरफ भागती है और रैट हमेशा वाई एक्सिस में भाग रही है, तो कैट रैट को कब पकड़ लेगी। ऑफलाइन में डेली 3 क्लास रहते हैं और 4 दिन क्लास रहती है, 2 दिन छुट्टी रहती है। इंटेक्स 8 का 9। टाइमिंग यार नॉर्मली अगर अभी ऑफलाइन होगा 8 से 2 में सारी क्लास रहती हैं। 8 से 3 बज जाते हैं करीब, 3 ब्रेक ब्रेक वगैरह ले करके। यार श्रेयस अब नेक्स्ट टाइम ये पूछ लेना डाउट, तब तक ट्राई कर लो, नेक्स्ट क्लास में और थोड़ी देर डाउट डिस्कस करूंगा तब पूछ लेना। इलेवेंथ की क्लास मॉर्निंग में रहती है, 12th की इवनिंग में रहती है ना सिद्धि, वो जो तू बोल रही है वो इवनिंग का टाइम बता रही है, 12th का बता रही है, 11th का भी मैं बता रहा हूँ। अब ये क्रिस मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, आराम से देख के लिखो ना। क्रिस मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ, आराम से लिख देना। क्लोज करूं बच्चों? नहीं नहीं, 11th के सारे बैच की टाइमिंग सुबह रहेगी, 12th के सारे बैच की टाइमिंग इवनिंग में रहती है। हाँ आयुष करते हैं ये, तुम लोग बीजीएम सर को भी थोड़ा बोल दो, बाकी करते हैं जल्दी। 2:30 के बाद रहूंगा ना। बाय बच्चों, बाय बाय।